वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ऐवान के अंदर जो हंगामा बरपा रहा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली की कार्रवाई जिस अंदाज में ख़त्म हुई, आज आगाज़ भी कुछ वैसे ही हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती बेंचेस की तरफ से जो शोर शराबा था उसकी वजह से अपनी बजट तकरीर ना कर पाए, और आज जब वो वही तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो एक दफ़े फिर हंगामा शुरू हो गया। हुकूमती जो अरकान हैं नारेबाजी उन्होंने शुरू की, जिसके जवाब में अपोजिशन का भी रद्द-ए-अमल कुछ वैसा ही सामने आया। कशीदगी इस हद तक बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो बजट की कॉपीज़ थीं उनको फेंकना शुरू कर दिया। बात गालम गलोच तक भी पहुंची, हाथापाई भी होते हुए हमने देखी। हुकूमती रुकन अली नवाज़ अवान साहब और नवाज़ लीग के रुकन शेख रुखेल असगर साहब के दरमियान जो है तल्ख जुमले और गालियों का तबादला भी हुआ। स्पीकर साहब जो थे वो लग रहा था कि बेबस ही थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और एक स्टेज पे तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि सार्जेंट एट आर्म्स और सेनेट का भी जो सिक्योरिटी अमला था उसको बुलाने की बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तकरीर तो कर ली मगर किसी ने कुछ सुना नहीं कि उन्होंने क्या तनकीद की, कितनी सख्त तनकीद की, और ना आज उस पर कोई बहस होगी, क्योंकि सारी जो डिबेट है वो तो उस रवैये पे ही होगी जो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वाज़े कर दिया था कि अगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तकरीर को नहीं सुनेंगी तो उस जवाब के अंदर जो हुकूमती अराकीन हैं वो भी अपोजिशन को तकरीरें नहीं करने देंगे, और यही आज हुआ। इसी हवाले से स्पीकर साहब ने एक मीटिंग भी करवाई हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये कौन ज़िम्मेदारी लेगा जो आज वाक़यात हुए, हमने असेंबली में देखे, जो हमने फुटेज देखी, और क्या ये रवैये हम तब्दील कर सकते हैं? आज गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐवान साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए CDA हैं, और हमारे साथ मौजूद है जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जावेद अब्बासी साहब, सर ये कह देना हर दफ़े कि अपोजिशन कह देती है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सर आज जो हमने वहाँ देखा सब कुछ उसमें तो अब सर अपोजिशन को भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये गाली गलोच और हाथापाई में आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि ये हुकूमत ही सब कुछ हैंडल करे, ये काफ़ी नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, कल जब लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने उठे तो उस वक्त स्पीकर साहब ने बार बार कहा, जो हुकूमत के लोग थे, कि आप बैठकर लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर सुने। ये हमारे यहाँ एक रवायात है, गलत है या ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बजट पेश करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना अपनी तकरीर करने के लिए हाउस में आते थे तो उस वक्त कुछ प्रोटेस्ट जरूर होता था, जो इस वक्त भी हुआ है। लेकिन हमेशा से ये रवायत थी कि जब अपोजिशन तकरीर करती थी तो हुकूमत बैठ के सुनती थी, तजवीज़ सुनती थी, वो ठंडा रखती थी। कोई अपोजिशन तो होती है एहतजाज करने के लिए, गैर अपोजिशन के ऐसा अपनी पॉलिसी को नुक्ताचीनी भी करती है, एहतजाज भी करती है, बाद अपोजिशन जरा रेड लाइन क्रॉस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हुकूमत होती है और वज़रा साहबान हमेशा हाउस को ठंडा रखते हैं, उसको चलाते हैं, आगे चीजें लेके जाते हैं। सर अब देखिए, ये थोड़ी रेड लाइन क्रॉस करने की तो सर बात नहीं है ना, आज तो बात गालम गलोच तक पहुंची और दोनों तरफ से हो रही थी। जो नारे PMLN के अराकीन लगा रहे हैं सर, वो भी कोई मुनासिब तो नहीं थे ना। मैं उसी तो आ रहा हूँ कि काश कल लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर करने देती, हुकूमत अपने लोगों को चुप कराती और कहती कि बात करो, ये कल मामला खत्म हो जाता। लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर करते, उस वक्त बादशाह महमूद कुरैशी साहब उठते या कोई हुकूमत का वो तकरीर करते तो ये माहौल ठीक हो सकता था। आपको पता है कि कल स्पीकर साहब ने इजलास से ऐलान किया था कि उन्होंने कहा था कि हम दोनों साइड को बिठाएंगे और बिठा कर हम कहेंगे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर सुने। अगर ये रवैये जो गाली देने के रवैये हैं, जो बुरा भला लेने के रवैये हैं, जो इस मुल्क में इल्जाम लगाने के रवैये हैं, जो चोर और
रवैये हैं, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की सही। अब अब्बासी साहब के अंदर इस्तेमाल नहीं होती थी जब तक बिल्कुल सही। नहीं आई थी। अब अब्बासी साहब माफ करिएगा, अली नवाज साहब हमारे साथ हैं, जरा उन भी पूछ लें क्योंकि आज वो ऑब्वियसली वहाँ मौजूद थे। ही वाज द मैन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म एज वी से। अली नवाज साहब सर, क्या वाकया आज पेश आया सर? आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे जो आज वाकया पेश आया, जिस तरह की फुटेज आपकी सामने आई सर? I'm not justifying it. It's not what you called it. कि अगर मैं से आप कहें कि मैं इसे कुछ जस्टिफाई करूंगा, जस्टिफाई नहीं करूंगा, इज नॉट अ गुड एक्ट। बट इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन लाजमी करना चाहूँगा कि अगर आपको एक वीडियो जो वायरल हुई है उसके साथ एक और वीडियो भी अगर आप साथ चला दें कि वो जो लहजा, वो जो बात और वो जो ताना जो दे रही है नून लीग, उसको हम लोग बड़े आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, हम भी करते हैं, वो भी बर्दाश्त करते थे पहले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस दफ़ा क्या हुआ कि हमारे एमएनएस की लाइन बनी हुई थी हमारी साइड पे, ऑपोजिशन की शहबाज शरीफ साहब की तरफ बनी हुई थी और दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी और जुमले कसे जा रहे थे। ये अक्सर औकात होता है नेशनल असेंबली और दुनिया की असेंबलीज में होता है, इससे कोई वो इतना बड़ा वो मेजर इशू नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन उनका एक एमएनए साहब अपने साथ, उनके साथ रोहेल असगर साहब और 3-4 लोग आए और हमारे एमएनएस को उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं आया और मैंने कहा जी ये लाइन हमारी तरफ से बनी हुई है, आप अपनी लाइन के अंदर खड़े रहें और आपने जो बात करनी कहे, हम सुनने को तैयार है, हम जो कहें आप सुनेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। द गाय पोस्ट अस और उसके बाद उसने गालियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद इन रिएक्शन आई डिड दिस। साहब ये सर क्या नाम था इन साहब का जो आप कह रहे हैं जिन्होंने आपको धक्का दिया? अभी आपने जावेद अब्बासी की सारी बात सुनी, मुझे बताइए रोहेल असगर साहब वही हैं जो गालियां देते हैं बाहर असेंबली से आके निकल के। मलिका बुखारी हमारी खातून है, उसको बुक मारी गई है, आप उनका आप चेक करें, उन्होंने खवातीन तक को नहीं छोड़ा। मलिका बुखारी साहिबा को आज चोट लगी, बट सर वही बात आ जाती है ना कि अब इस मसले का हल तो सियासतदानों को ही ढूंढना पड़ेगा ना। आप मुझे बताएं शीरी मजारी के बारे में ख्वाजा आसिफ क्या कहते रहे और आज तक उन्होंने इस चीज की माजरत नहीं की। राना सनाउल्लाह पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या कहते रहे जो हमारे धरनों में आती थी? क्या ओवरऑल अली साहब आपने माफी मांग ली सर? ये कहाँ लिखा है असेंबली की रवायात के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर जो पहले दिन वोट उठा के तकरीर करना जो उसका राइट है, उसे तकरीर ना करने दी जाए? ये अपनी रवायात के पीछे छुप जाते हैं, कल्चर के पीछे छुप जाते हैं, नॉर्म्स के पीछे छुप जाते हैं। जब इनकी बारी आती है, इन्होंने आज तक कौन सी चीज ऐसी की है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें जो असेंबली की रवायात के मुताबिक हो। बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें अली नवाज अवान साहब से और जावेद अब्बासी साहब से। जी नवाज साहब, सर वही सवाल दोबारा दोहराऊंगी कि सर अब आप ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरों का PMLN में जिक्र कर रहे हैं, बट सर क्या अब आप भी ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पे माफ़ी मांगेंगे जो आज ये वाकया हो गया जैसे भी हुआ? इसको इस तरह डील करना चाहिए, इस तरह डील करना चाहिए। माफी इसको जस्टिफाई करना, इससे ऊपर चलते हैं, एक तरीका कार बनाते हैं ना। देखें 16th सेंचुरी में सब ने मैग्ना कार्टा उस वक्त साइन की, उन्होंने कहा कि हम जितने लॉर्ड्स हैं, जितने हमारे सर्स हैं, वो सारे इसके नीचे आएंगे, हम एक बुक साइन कर रहे हैं और आएंगे सब पे लॉ अप्लाई करेगा। और उसके बाद से हालात चेंज होने लगे। मैं ये कहता हूँ हम एक तरह का एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, जितनी जमाते हैं, कि इस तरह की कोई चीज आइंदा नहीं होगी, जो जिसका राइट है वो उसको मिलेगा। जब वजीर आजम साहब बात करेंगे कोई नहीं बोलेगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर बात करेगा कोई नहीं। आप एहतजाज करें, आप अपनी नाराबाजी करें जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास फ्लोर हो, और गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी। पर ये वन वे ट्रैफिक खत्म होगी, ये नहीं होता। ये नून लीग की पुरानी वन वे ट्रैफिक कब थी, माफ करिएगा अमीन, आप कह तो रहे हैं, मगर ये जब से ये सेशन, ये पार्लियामेंट जो है ये आई है, यही शोर शराबा हम दोनों तरफ से सुन रहे हैं। आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया। आप मुझे ये भी बता रहे थे रवायात, जिस दिन वजीर आजम ने ओथ लिया और जिस दिन उन्होंने पहली तकरीर करनी थी असेंबली से, कि उन्हें तकरीर करने दी गई। आप कहते हैं ये रवायात है पार्लियामेंट की, इससे पहले कभी पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ था? तो सर अगर दूसरी साइड गलत है तो आप भी अगर गलत काम करेंगे तो फिर मसला तो हल नहीं होगा ना। आपने मुझसे सोल्यूशन पूछा था। देखिए माजरत से ऊपर जाना चाहिए ना, मैं जस्टिफाई करने से ऊपर जाना चाहिए। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है कि ये भी लोगों की माँ बहनों की इज्जत करेंगे, ये भी पार्लियामेंट को उतनी ही वकार देंगे जितना बाकी पार्टीज दे रही हैं, ये भी लोगों को उसी तरह सुनेंगे जिस तरह लोग कोई पार्टी भी नहीं दे रही ना, यही तो मसला है। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो शुरुआत तो सर हुकूमत को ही करनी पड़ेगी ना। जब ये हुकूमत में थे, मुझे बताया जब हम अपोजिशन में थे, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा शीरी मजारी के बारे में, राना सनाउल्लाह पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या कहता था, जावेद लतीफ मुराद सईद की फैमिली के बारे में क्या कहता था, इनकी सारे लकबात जो इन्होंने दिए हैं, आज मुझे बताएंगे अपने आप को बड़ा, आज हमें उल्टा प्रोवोक करके हमारे लोगों को धक्के दे के और ये समझ रहे हैं कि आइंदा भी ये करते रहेंगे। देखें, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस, मैं बिल्कुल समझता हूँ ये चीज गलत हुई है, पार्लियामेंट की वोट पे नहीं होनी चाहिए, बट इनको एक सबक लाजमी दिया है और वो ये कि जो ये करेंगे उनको वैसे जवाब मिलेगा। अच्छा सर, अब मुझे यहाँ एक बात, सर ख्वाजा आसिफ साहब का आपने जिक्र किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने शीरी मजारी साहिबा से माफ़ी नहीं मांगी थी, मगर उन्होंने स्पीकर को एक ख़त लिख के स्पीकर से माफ़ी ज़रूर मांगी थी। क्या आप ऐसा ख़त लिखेंगे? फिर वही बात होगी, अगर माफ़ी से आप मैं गारंटी कर देंगे कि आइंदा माहौल ठीक होगा, ये गारंटी कर दें कि ये आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट की बात सुनेंगे, गवर्नमेंट को जवाब देने देंगे, प्राइम मिनिस्टर जब बात करेगा वो बात होगी, जब फाइनेंस मिनिस्टर बात करेगा वो सुनेंगे, दलाइल दें, लॉजिक करें, अपनी नाराबाजी करें, बट तरीके के साथ। सर तो फिर ये तो वो बात हुई कि वो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम भी गुंडागर्दी करते रहेंगे, वो रुकेंगे तो हम रुकेंगे, ये आप कह रहे हैं बेसिकली। आपा मैं ये कह रहा हूँ, मेरी फिर समझे, अब हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने खत लिख के माजरत कर ली थी, मुझे एक बात है, क्या ख्वाजा आसिफ उसके बाद चेंज हो गया? मुझे बताए, राना सनाउल्लाह चेंज हो गया उसके बाद? क्या जावेद लतीफ पाकिस्तान तोड़ने की बात करके क्या दोबारा ठीक हो गया? तलाल चौधरी ठीक हो गया? मैं निहाल हाशमी ठीक हो गया? आपके बारे में भी यही कहते हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि बैठे स्पीकर साहब एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एक ज़ाब्ता हयात बने जिसको सारे फॉलो करें, ये है इसका वे फॉरवर्ड। यही पूछते अब्बासी साहब, चले कि सर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज के वाक़े के बाद सोचेगी कि ये रवैया अब तब्दील करने वाला है, दोनों इकट्ठे जमातें बैठें और कुछ तो बेहतर करें? लेकिन वो मेरी बात पूरी नहीं हो सकी। मैं कह रहा था कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसे वाक़यात से असेंबली की जो इज्जत थी वो खत्म होती जा रही है। और कल सारी दुनिया और पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि जब पाकिस्तान के लोग अंदर बैठकर पार्लियामेंट में एक दूसरे की माँ बहन की गाली देते हैं, जब पार्लियामान में बैठकर एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं, जब पार्लियामान में बैठ के इनको एलिगेशन है तो सबके खिलाफ जाएगा और ये बहुत ही डेंजरस बात है। लेकिन मैं ये किसी ने जिम्मेदारी तो जरूर लेनी होगी। तो सर जब हुकूमत ने कहा आपसे, गुज़िश्ता रोज उन्होंने बात की आपसे, उन्होंने कहा कि पूरा सुन ले तो ताकि जवाब आ जाए, मेहरबानी कर। जब शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा सीनियर आदमी फ्लोर ऑफ द हाउस उठ के कहे कि जी हम बात नहीं करने देंगे क्योंकि आपने वज़ीर खजाना की तकरीर में बातें की हैं और हम गाली देंगे और हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, इस दुनिया की पार्लियामेंट में हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, कोई और जिम्मेदारी नहीं दे सकता। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी की ना है, अपोजिशन सवाल उठाएगी, अपोजिशन पूछेगी। सर अपोजिशन सवाल उठा सकती है ना, गाली तो नहीं दे सकती, धक्का तो नहीं दे सकती। सवाल उठा रहे थे, इन्होंने गाली ये कल्चर पीटीआई ने शुरू किया है, इससे पहले कभी नून लीग, टोटल नून लीग का कल्चर है। आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी अपने दूसरे मेंबर्स को थप्पड़ मारते रहे फ्लोर के ऊपर, वो कहते हैं कि मैं पहाड़ का हूँ, मुझे एक मारेगा मैं 10 मारूंगा। ये आपके प्राइम मिनिस्टर का रवैया देखेंगे। इनकी बात हुई तो मैंने कितने आराम से सुने। ये आपकी आवाज आ नहीं रही थी भाई साहब, बात करें पहले, मैं समझा थे नहीं। जावेद साहब की बात सुनने देना, अली साहब पूरी बात जी, अली साहब थोड़ी सी जावेद साहब की बात सुनने दें। जी जावेद साहब, मैं नहीं जस्टिफाई करना चाहता, मैं कहता हूँ पहले ये बात की है कि मुझे दुख है, ये बात नहीं होनी चाहिए। हम कोलीग हमें एक दूसरे की माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए थी, हमें कभी एक दूसरे को धक्के नहीं देने चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ बात जरूर करें लेकिन हमें हौसले से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। आज जो कुछ हुआ है इसको मैं खुशी तौर पर भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये रवैये किसी ने तो कहीं रोकना होगा ना। अगर आप हर वक्त किसी को कहेंगे आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप लुटेरे हैं, हम आपको लटकाएं। बिल्कुल। अब्बासी साहब ये जरा अली नवाज साहब से पूछ लें। अली नवाज साहब ये भी तो शिकायत अपोजिशन की सही है ना? पूरा हो लेने के फिर वो कहेंगे मैं बोल रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनेगी दोनों हाउसेज को बरकरार रखने की। हुकूमत
जो है वो जहाँ कोरम मेंटेन करने का हक उसको है, वहाँ वो चीजों को जन ठंडा भी करती है। अपोजिशन कभी सख्त बात भी करती है, अपोजिशन कभी सख्त सवाल भी पूछती है, अपोजिशन कभी ऐसी बात साहब जरा वक्त कम है जी। अली साहब, अगर अपोजिशन इस हद तक करे तो मसला ही कोई नहीं है। हम तो यही तो रवैया चाहते हैं अपोजिशन से कि वो सवाल करे, वो लेजिस्लेशन लेके आए, वो तनकीद करे, वो अवाम के इश्यूज को फ्लोर ऑफ द हाउस उठाए, वो गवर्नमेंट पे हर कारी जब जो लगा सकती है वो लगाए, बट एक तरीकाकार एक हद के अंदर रह के। और आप ये कर रहे हैं कि आपने अपने जो हदें हैं वो क्रॉस की हुई है। कहाँ लिखा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि जब प्राइम मिनिस्टर जो पहली दफा बना है वो जब पहली तकरीर करने जा रहा है उसको तकरीर नहीं करने दी जाएगी। जब बजट आता है आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोलने देते, शाह महमूद कुरैशी को नहीं बोलने देते। हम आपकी सुन रहे हैं, करना चाहते हैं जी। अब्बासी साहब, अब हुकूमत की तरफ से जो कल ऑप्शन आया था, एक इनविटेशन आई थी कि बैठ जाएं, कमिटमेंट कर लें आप लोग भी, तो सर अब आप लोग भी तो थोड़ी सी लचक दिखाएं ना इसके अंदर। ये कह देना कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है, इससे मसला हल नहीं होगा सर। जरूर सारे सियासतदानों की जिम्मेदारी है सर, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर हर पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आपने ठीक निशानदेही की है। बिल्कुल कल इसी मामले पे इजलास जो है वो जारी किया था स्पीकर साहब ने कि कल लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब आज खताब करेंगे और रोज से सुनेंगे। अब आपने एक हफ्ता पहले देखा है कि दोस्त आशिक अवान साहिबा ने जो एक टीवी शो में किया है, क्या वो ये काम करने वाला था? मेरे साथ एक शो में वाडा साहब जूता उठा के लेके आए, मैं बैठा हुआ था, मेरा समर जमान कह रहा, क्या मैं वहाँ बोल सकता था कुछ? ये हरकतें फेडरल वजीरों ने कभी जिंदगी में की है? कभी? आप कितनी सीनियर हैं, आप यहाँ कवर करती रही हैं फाजिल के साथ अली नवाज साहब से, क्या फेडरल वजीरों से आदमी ऐसी हरकत करने की तवक्को कर सकता है? हम दोनों कोलीग हैं, हमें एक दूसरे से बात करने का हक है। मुझे पूरा राइट है अली नवाज साहब को कि जो मर्जी है अखलाक के दायरे में वो कहे, मुझे सुनना चाहिए। लेकिन क्या वो अगर मुझे गाली देना शुरू कर दे, क्या ये राइट उनको है या मुझे राइट है कि मैं उनको बुरा भला? बिल्कुल सही। अब्बास साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली। अब ये अली साहब, अब क्या हुकूमत दोबारा एक दफे फिर ऑपोजिशन को अप्रोच करेगी आज के वाकये के बाद? मैं जावेद अब्बासी साहब ने जो बात की, वाकई हम लोग खुली है और हमारा ये राइट नहीं बनता किसी को गाली दें। मैं यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब किसी को गाली दोगे, किसी से हाथापाई करेंगे तो दूसरे का भी उतना ही राइट है, फिर वो भी ये करेगा। और नून लीग का वतीरा ये हमेशा करती है और बाहर आके बिल्कुल मासूम बन जाती है। इसका वतीरा ही है। इसका हल जो मैंने आपको बताया वो यही है कि स्पीकर साहब के पास एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार होना चाहिए। उस ज़ाब्ता इखलाक को उसी तरह अपोजिशन भी ओबे करे जिस तरह गवर्नमेंट ओबे करे, उसी तरह बाकी लाइट पार्टीज हो चाहे अपोजिशन की पार्टी। और सर अगर वो नहीं मानती ऑपोजिशन तो फिर अब आज जो हमने देखा है दिस विल बिकम द रूटीन। सेशन में कितनी कोशिश की स्पीकर साहब ने ज़ाब्ता इखलाक बनाने की, नून लीग ने नहीं बात मानी। नून लीग इस चीज के ऊपर नहीं है। पीपीपी मानी? पीपीपी का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। आई नो अबाउट नून लीग, आई डोंट नो अबाउट द पीपल्स पार्टी, बट मुझे नून, क्योंकि ये ज्यादातर मसला ही नून लीग क्रिएट करती है। ज्यादातर देखिए जितनी फहाश लैंग्वेज, जितने लकबात, जितनी खवातीन के बारे में बातें, नून लीग के अलावा उनकी तो हिस्ट्री है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, जमाइमा, अब मैं नाम लेके बता सकता हूँ जिनकी सारी जिंदगी ये लोग बातें करते रहे, क्या क्या कहते रहे। उनके तो एक वतीरा है नून लीग का और बाहर आके बिल्कुल एकदम टूट के धुले हो जाते हैं। इनको वो एक मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे जो ये करेंगे उसके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और उनके दरमियान जो बदइत्मादी अभी भी नज़र आ रही है। अमरीकी फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से जो इनखला है उसके तनाजुर के अंदर जो सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो जो अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत है उनके दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात जो है वो बदस्तूर बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ 1 मई से जो विदड्रॉल है अमेरिकन फोर्सेस का, इनखला है अमरीकी फ़ौजियों का,
वो अमल जो है वो तेज़ होता चला जाएगा। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अभी से जो शिद्दत पसंदी है उसके अंदर भी तेज़ी नज़र आ रही है, और इसी तनाजुर के अंदर जो अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी साहब और सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब साहब, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी तनकीद की है और नाजेबा रिमार्क्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब इससे ऑब्वियसली बदएतमादी की तो बात हो ही रही है और पाकिस्तान से भी जवाब आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पाक अफ़गान ट्रैक टू डायलॉग के मौके के ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वार्निंग दी कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अगर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे तो अफ़गान अमल जो है अमन अमल वो भी मुतासिर हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान नहीं लेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है वो एक ऐसे वक्त में आया है जब अगले हफ्ते अशरफ गनी साहब वाशिंगटन में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करेंगे और जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की उसके ऊपर बात भी होगी। ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मुल्ला यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अफ़गान अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और सलीम साफ़ी साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गान अमूर पर नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी रहीमुल्लाह साहब, सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से पहली दफ़े इस तरह के रिमार्क्स नहीं आए, इससे पहले भी एक आध दफ़े वो ये बात कर चुके हैं। डू यू थिंक कि ये जो वार्निंग वो दे रहे हैं इसका कोई असर होता भी है, या सिर्फ जैसे हम जैसे लोगों के लिए ये जो एक इम्प्रेशन है कि बदएतमादी बहुत ज़्यादा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो ही एक हेडलाइन बन जाती है? ठीक है, वो तो सबको पता है कि बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। आपको पता है वज़ीर आज़म पिछले साल गए थे और फिर जनरल बाजवा भी गए, और अमेरिका और बरतानिया ने इसमें सालिसी की कोशिश की। ये भी कहा गया कि अमेरिका और बरतानिया की कोशिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सिक्योरिटी का मुआहदा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। अभी मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी को इस बात के ऊपर ज़्यादा गुस्सा है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब ने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा खून खोल रहा है, और फिर उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो ये अगर जवाब देंगे तो वहाँ से फिर जवाब आएगा, तो ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी और कोई मसला भी हल नहीं होगा। अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बात की है, वो अशरफ गनी से कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका जाकर पाकिस्तान की शिकायत लगाएंगे और सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, लेकिन वो तो करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का किरदार उनके मुताबिक इतना मस्बत या मौसर नहीं है, और वैसे भी उनकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का चैलेंज का सामना है। उनकी फ़ौज जो है आप देखें काफ़ी वो पसपा हो रही है। ये बड़ी मुझे हैरानी होती है कि आप देखें पिछले 24 घंटे में 4 ज़िली हेडक्वार्टर जो हैं उसके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तालिबान कह रहे हैं 30 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर 1 मई के बाद जब से अमरीकी इनक़िलाब शुरू हुआ है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो अफ़गान फ़ौज जो है वो हौसला हार बैठी है। कम से कम ये जो दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ पे एयर सपोर्ट भी नहीं है, जहाँ पे उनके पास कुमक भी नहीं पहुँचती, जहाँ पे अफ़गान एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है, उसका वहाँ जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे तो या वो बिल्कुल हौसला हार बैठे हैं, फ़रार हो रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, या अगर जंग करते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से। तो ये सूरत हाल बड़ी संगीन होती जा रही है, और जितने हालात ख़राब होंगे मेरे ख्याल में अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, पाकिस्तान को अपना दिफा करना पड़ेगा। साफ़ी साहब, यही बात जो रहीमुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगाएंगे, हम दिफा करेंगे, बट सर क्या इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशानी की बात ये स्टेटमेंट्स हैं या जो इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल है? क्योंकि अशरफ गनी साहब जो मर्ज़ी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी डालते रहे, बट हमारे लिए क्या ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात ये नहीं है कि जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ बन रही है, सितंबर के बाद ये दिस विल बी आवर हेडेक?
جی بالکل، ہمارے لیے جو اصل پریشانی کی بات ہونی چاہیے اور جو ہے بھی وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوتی صورتحال ہے. اور کل میں خود اس ٹریک 2 ڈائلاگ کا حصہ تھا، تو خود شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اگر وہاں پہ مفاہمت نہیں ہو جاتی تو سب سے زیادہ پاکستان کو سفر کرنا پڑے گا. لیکن صرف یہ پہلو نہیں ہے، اب دیکھیے کہ ہمارے لیے کئی حوالوں سے مشکل صورتحال بن رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اور شاید خود دنیا بھی جانتی ہے اور امریکہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ اور طالبان کی ڈیل میں پاکستان نے کلیدی رول پلے کیا تھا، بلکہ پچھلے چند مہینوں سے پاکستان ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مصالحت پہ آمادہ کرے. اور وہ کوششیں پاکستان کی اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ اس نے طالبان کو بھی ناراض کر دیا ہے. مثلا جو پاکستان نے ماسکو میں روس، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو امارت اسلامی قبول نہیں ہے، تو اس پہ طالبان بہت برہم ہے پاکستان پہ اور ناراض ہیں. تو ایک طرف ہم طالبان کو بھی ناراض کر دیا اور دوسری طرف یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ ہم اشرف غنی کو اس پہ کنونس نہیں کر سکے. اور اشرف غنی اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے اور یہ الزام لگا رہا ہے کہ ابھی تک طالبان ان کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے سپورٹ اور اس کی مرہونی منت ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی ان کوششوں کو وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو ایک طرف یہ ہے کہ اشرف غنی اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ وہ اپنی اس زبونحالی کے لیے اب بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور آگے اگر وہ جنگ میں کی طرف جاتے ہیں اور خانہ جنگی کی طرف تو اس کا الزام بھی پاکستان کی طرف آئے گا. اور دوسری طرف میرے خیال میں طالبان کے ساتھ بھی ہمارا وہ اعتماد باقی نہیں رہا، یا آگے جا کے اس کو مزید زک پہنچ سکتا ہے جو کہ اس سے پہلے تھا. اور پھر تیسرا یہ کہ وہاں کی خانہ جنگی سے بھی سب سے زیادہ ہم متاثر ہوں گے، طالبانائزیشن بھی ہماری طرف ایکسٹینڈ ہوگی، وہاں سے ریفیوجیز کا مسئلہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد، ویسے تو ابھی بھی وہ صورتحال ہے لیکن امریکہ اور نیٹو وہ بھی اپنی اس ہزیمت اور رسوائی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. اور ابھی تک جو سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے کیرٹ مکمل ختم ہو جائے گا اور پھر ٹورڈز پاکستان ویسٹ کا اور امریکہ اور نیٹو کا صرف سٹک ہی سٹک ہوگا. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سلیم صافی صاحب سے اور رحیم اللہ صاحب سے، اور ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے. جی رحیم اللہ صاحب، سر ویری کوئکلی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جو صورتحال ہے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا طالبان کا اور کس طرح وہ ہیڈ کوارٹرز ٹیک اوور کریں بلڈنگز، کہ یہ بالکل 90 کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جب ٹھیک ہے کابل کے اندر جو حکومت چھوڑ کے گئے تھے سوویٹس وہ تو وہیں رہی، مگر جو جنگ بندی آپس میں ہی فیکشنز کی ہو رہی تھی اس نے پورے افغانستان کو لپیٹ میں لے لیا تھا. ہاں دیکھیں نا، یہ جنگ جو ابھی ہو رہی ہے، جو طالبان حملے کر رہے ہیں اور مختلف ڈسٹرکٹس کو وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، یہ پورے افغانستان میں ہے. یہ ایسا کوئی صوبہ میرے خیال میں نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے حملے نہ کیے ہوں. یہ ایک بڑا دور افتادہ ایک صوبہ ہے ساری پل. ساری پل میں 6 ضلع ہیں، 4 کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیے، اور جو مرکزی شہر ہے وہ ان کے محاصرے میں ہے. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے گی، اور یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں یہ سب باقی افغان فوج اہلکار وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، بالآخر کابل میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. مذاکرات تو ہو رہے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن جب پیش رفت نہیں ہوگی اور جنگ میں اضافہ ہوگا تو پھر مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟
اور اگر مزید کوئی بڑے شہر یا صوبے طالبان کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ میرے خیال میں تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ استنبول کانفرنس ویسے بھی نہیں ہو رہی، ترکی نے اپنے آپ کو متنازع بنا دیا ہے۔ ترکی نے یہ فیصلہ کر کے ترکی نے کہ ہم کابل ایئرپورٹ کا دفاع کریں گے امریکی اور نیٹو کی فوج کے انخلاء کے بعد بھی، تو وہ طالبان اس کو نہیں مان رہے۔ تو میرے خیال میں کوئی ابھی بیچ میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ثالثی ہوگی، کوئی بات چیت ہوگی اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ صافی صاحب، لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی تو ساری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایئر بیس سے نا وہ ایئر سپورٹ دے پائیں گے کابل کی حکومت کو، مگر وہ معاملہ اب لگتا ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ کیا اس سے بھی طالبان کو تقویت ملے گی آن دا بیٹل گراؤنڈ؟ دیکھیے، امریکیوں کے ایک تو پالیسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں تو پچھلے سالوں میں وہ کئی مرتبہ اپنی پالیسی اور ترجیحات کو تبدیل کر چکے ہیں۔ شروع میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے طالبان کو کچل دیں گے، اور پاکستان اور خود کرزئی حکومت کی ریکویسٹ انہوں نے نہیں مانی کہ بھائی کچھ طالبان جو ریکنسائلبل ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پھر جب اوباما کی پالیسی آئی تو اس میں سرج بھی تھا اور وڈرال کا بھی تھا، وہ اپنی جگہ پہ تضادات کا مجموعہ تھا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو شروع میں انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم افغانستان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ورنہ یہ پھر سیف ہیون بن جائے گا، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے سب کچھ پاکستان کے حوالے کیا کہ آپ ہی ہماری مصالحت کرا دیں۔ پھر ابھی اتنی جلدی سے امریکی نکل نہیں رہے، بلکہ باغ جیسے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی اپنے جو ان کے بڑے بڑے بیسز تھے اس میں اجلت میں سامان کو پوری طرح لے جا بھی نہیں رہے، بلکہ اس کو ادھر تباہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ خود امریکی بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو یا ریکنسیلیشن ہو، کیونکہ ایک طرف انہوں نے جب طالبان سے ڈیل کرتے ہوئے افغان حکومت کے لیے تو ان سے سیز فائر تک نہیں لیا، پھر خود انہوں نے افغان حکومت کی پوزیشن کو بڑا کمپرومائز کیا جب اس کو بائی پاس کر کے انہوں نے طالبان سے مذاکرات اور ڈیل کیے۔ تو ابھی تو امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ ایک تو ان کے ساتھ وہ 10 سال کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی ہے، اور اس سال کے لیے بھی انہوں نے $3 بلین افغان نیشنل فورسز کے لیے دے دی ہے۔ بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی، بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ That's it for today. We'll tomorrow at the same time.